हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में क्या होता है, हम जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उन सबकी स्टडी करते हैं। तो फार्मेकोलॉजी वर्ड जो है ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का मतलब है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिनका क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग मतलब होता है। तो फार्मेकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में इसमें फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स। फार्मा का मतलब होगा ड्रग्स और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब होगा स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम जितनी भी दवाइयाँ मतलब जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनमें जितनी भी दवाइयाँ यूज करते हैं, चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की दवाई हो, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, फार्मेकोलॉजी के अंदर। तो इसका फादर कौन है? फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? ओसवाल्ड सिम्बर को। ओसवाल्ड सिम्बर को। ये अकॉर्डिंग टू के.डी. त्रिपाठी यानी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है के.डी. त्रिपाठी फार्मा की बेस्ट बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड सिम्बर। जबकि हम बात करें गूगल पे या अदर सर्च इंजन्स पे तो उन पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फादर्स होते हैं। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारा फादर है क्या, फार्मेकोलॉजी का, ओसवाल्ड सिम्बर। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसकी डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन के अंदर। अब एक आता है कि हमने किसकी स्टडी की है इसमें, ड्रग्स की। यानी कि हमने जो ड्रग्स पढ़ी है कि क्या हम सारी दवाइयों को ड्रग्स बोलते हैं या फिर हम ड्रग्स किसको कहते हैं, मेडिसिन किसको बोलते हैं। तो जो ड्रग्स होती है और मेडिसिन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो ड्रग जो होती है वो एक एक्टिव सब्सटेंस होता है फार्मेकोलॉजी में, जबकि मेडिसिन जो होती है वो मॉडिफाइड रूप होता है। यानी कि हम बोले कि जो ड्रग होती है वो क्या होंगी, उनके लिए कोई भी डोज और लिमिट सेट नहीं होती, जबकि मेडिसिन जो होती है उनके लिए डोज सेट होगी, उनके लिए लिमिट सेट होगी। दूसरा, डोज वो ड्रग्स जो होती हैं वो एडिक्टेड होती है। अगर पेशेंट एक बार कोई ड्रग लेगा तो उसके बाद उसको उसकी आदत लग जाएगी, जबकि मेडिसिन में ऐसा नहीं होता कि अगर पेशेंट ने मेडिसिन ली और उसको उसकी आदत लग जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक शराबी का एग्जाम्पल लेते हैं। शराबी क्या करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है। अब वो क्या करेगा कि उसको जब क्रेविंग होगी यानी कि उसको जब तलब होगी शराब की तो वो उस टाइम अल्कोहल कंज्यूम करेगा। लेकिन एक अगर उसी अल्कोहल को हम कप सिरप के अंदर या अदर एडिटिव्स के अंदर मिला लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस अल्कोहल के पेशेंट को आदत लग जाए कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो वो जो शराबी के लिए जो अल्कोहल है वो क्या है, एक ड्रग्स है। लेकिन अगर कोई पेशेंट उसको कप सिरप के अंदर या किसी और एडिटिव्स के अंदर ले रहा है तो उसके लिए वो क्या है, मेडिसिन है। तो क्या होती है, जिनके लिए डोज लिमिट सेट नहीं होती वो ड्रग्स होती है, जिनके लिए डोज होती है, लिमिट सेट होती है और मॉडिफाइड रूप होती है वो ड्रग्स होती है, वो मेडिसिन होती है। अब आता है कि ड्रग्स और मेडिसिन होती क्या है। तो ये क्या करती है, हमारी फिजिकल स्टेट जो होती है, फिजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं और हमारी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसको ट्रीट करती है। तो हमारी जो फार्मेकोलॉजी है इसके अंदर क्या है कि जैसे हम जो ड्रग्स की स्टडी करते हैं वो रिसर्च बेस्ड होती है, यानी कि वो उनकी एफिकेंसी और उनकी पोटेंसी पे डिपेंड होती है कि कौन सी ड्रग किस बीमारी में कितना देंगे, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। अब आता है कि हमारी जो फार्मेकोलॉजी है, तो फार्मेकोलॉजी को हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि हमें कोई भी अगर ब्रॉड चीज़ है अगर उसको हमें पढ़ना है तो हम उसको क्या करते हैं, इजी पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हम फार्मा को क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है काइनेटिक्स, सेकंड वन हमारा होता है डायनामिक्स। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। हम जब फिजिक्स पढ़ के आए थे तो फिजिक्स में पढ़ा था कि काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिकी, यानी कि कोई वस्तु या कोई मास जो होता है वो कैसे मूवमेंट करता है, जबकि डायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका एक्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी, कि ड्रग बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट कर रही है, इनकी कैसे कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से एक्सक्रीशन तक जा रही है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। और जबकि फार्माकोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है, एक्शन ऑफ ड्रग। एक्शन ऑफ ड्रग कि ड्रग जो है वो कैसे काम कर रही है, कि एक ड्रग कैसे काम कर रही है, कि उसको जिस काम के लिए दिया गया है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो किस में आता है, हमारा फार्माकोडायनामिक्स में। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स को अलग पढ़ते हैं, फार्माकोडायनामिक्स को अलग पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है उस अब हम एक एक करके बात करेंगे, पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स की। तो आज हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जब हम इसको तोड़ते हैं तो फार्मा प्लस काइनेटिक्स यानी कि ड्रग की गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रग की गति को क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू बॉडी, कि ड्रग बॉडी के अंदर कैसे मूव कर रही है, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए कौन कौन से वे प्रोवाइड करवा रही है। इसको हम बोलते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है। भाई ड्रग तो हमने दी है किसी
बीमारी को ठीक करने के लिए। ये तो किसका काम हो गया, ड्रग का। लेकिन जो बॉडी काम कर रही है ड्रग के लिए, वो क्या काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं कि अगर फार्माकोकाइनेटिक्स को बोले तो उसमें कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इसका मतलब है कि बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, यानी कि बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो मेडिसिन दी है वो कहाँ से एडमिनिस्टर करनी है, वो कहाँ जाके मेटाबोलाइज होगी, किन किन ऑर्गन्स के अंदर जाएगी और कैसे बाहर निकलेगी, ये सारा किस में डिपेंड करता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। अब किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकती है, यानी हम किसको बात करेंगे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं जिनको हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं जिसको हम इसी में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के अंदर। तो सबसे पहला ये कि हम काइनेटिक्स को भी क्या करते हैं, हम डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, किस तरीके से ड्रग को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स को हम क्या करते हैं, 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। हम फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्मा गति की जो होती है, ड्रग की गति की, उसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आप ड्रग को कैसे दे रहे हो। एक पेशेंट आपके पास आया है, आपको उसको पैरासीटामोल देनी है। अब पैरासीटामोल 2 टाइप्स के अंदर आती है, एक तो पैरासीटामोल की टैबलेट भी आएगी और पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी आएगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने उसको बॉडी में कैसे दिया है। जैसे आपने उसको बॉडी में दिया है वो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आपने बॉडी के अंदर उसको इंजेक्शन फॉर्म में दिया, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट उसको ब्लड के अंदर दे दिया, या फिर आपने उसको ओरली दिया, तो ओरली में क्या होगा, या तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगी या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आपने बॉडी को आपने जो ड्रग दी है वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में, या फिर हम कहें कि जो ब्लड का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह है, उसमें कैसे जा रही है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सेकेंड वन हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने जो ड्रग दी है, अब वो पहले तो एब्जॉर्प्शन में तो क्या थी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली गई। अब आपको उसको क्या करना है कि उसको ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। अब वो ऑर्गन्स तक किस तरीके से जा रही है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसको क्या करना है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है। तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। अब आता है कि कुछ ड्रग क्या करती हैं, डायरेक्ट एक्शन करती हैं टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट साइट पे, और कुछ ड्रग क्या होती है, पहले मेटाबोलाइज होती है फिर उसके बाद एक्शन करती हैं टारगेट ऑर्गन पे, जिनको हम प्रोड्रग बोलते हैं। ज़्यादातर ड्रग जो होती हैं वो डायरेक्ट एक्शन करती हैं, उसके बाद मेटाबोलाइज होकर और फिर वो बॉडी से बाहर चली जाती है उसके। लेकिन कुछ ड्रग पहले मेटाबोलाइज होती है उसके बाद एक्शन करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसकी फॉर्म चेंज कर देना और इस एक ऐसी फॉर्म में ले आना जिससे ये क्या हो, आसानी से बॉडी से बाहर चली जाए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। फोर्थ वन आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है कि उस ड्रग को बॉडी से बाहर कर देना, किसी भी रूट से हम बाहर कर सकते हैं, फिर हम उसको स्टूल से बाहर कर सकते हैं, यूरिन से बाहर कर सकते हैं, उसको हम स्वेटिंग के थ्रू बाहर कर सकते हैं, हम उसको एक्सेलेशन के थ्रू बाहर कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं उनको बाहर करने के। तो यह था हमारा कि फार्माकोकाइनेटिक्स को हम कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, इसको हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। इसको 4 पार्ट्स के अंदर स्टडी के लिए 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब हम वन बाय वन इसके पार्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन साइट टू सर्कुलेशन, यानी कि हमने जो ड्रग दी है वो ड्रग हमने क्या किया है, जहाँ पे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है वहाँ से वो ड्रग सर्कुलेशन में कैसे जा रही है। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रग दिया है और उस ड्रग को आपने ओरली दिया है, तो वो ड्रग ओरली से सर्कुलेशन के अंदर किस तरीके से जा रही है उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन के अंदर। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, आपने कोई ड्रग दी है, यानी कि आपने मान लो कि हम शराबी का एग्जांपल ले रहे थे, शराबी ने अल्कोहल कंज्यूम किया। अब वो जो अल्कोहल है उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, तो वो जो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने का जो वे है उसको हम बोलते हैं कि हमने जहाँ से एडमिनिस्टर किया है और उसका उसके सर्कुलेशन में जाना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट कभी कभी कुछ ड्रग क्या होती है डायरेक्ट बॉडी के अंदर या सर्कुलेशन के अंदर ली जाती है, उनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट वन हमारा आता है एक्वस सोल्यूबिलिटी। एक्वस सोल्यूबिलिटी का मतलब यह है कि कोई ड्रग की घुलनशीलता कैसी है, यानी कि वो किस चीज़ के अंदर घुल सकती है। 2 टाइप की ड्रग होती है, एक वाटर सोल्यूबल होती है, एक लिपिड सोल्यूबल होती है। तो फर्स्ट वन हमारी एक्वस सोल्यूबिलिटी। एक्वस वर्ड यूज करते हैं वाटर सोल्यूबिलिटी, मतलब वाटर के लिए। तो एक्वस वर्ड वाटर के लिए कि कोई ड्रग पानी के अंदर कितना घुल सकती है, कि अगर कोई ड्रग मान लो वाटर सोल्यूबल है तो वो क्या होगी, प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मतलब कि एक साइड क्या होगी, ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो दूसरी साइड आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी। तो यानी कि किस पर डिपेंड करता है, एक्वस सोल्यूबिलिटी यानी उसकी घुलनशीलता के आधार पर। सेकेंड वन होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बात करें तो हम एक
एक एग्जांपल लेते हैं चाशनी का और एक नींबू पानी का। तो चाशनी जो होती है उसके अंदर क्या होती है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और एक नींबू पानी के अंदर क्या होता है, शुगर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। कि अगर हम उन दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें कि ये हमारी क्या है, एक तरफ चाशनी है, एक तरफ नींबू पानी है। अगर हम इसके अंदर क्या है, इतने शुगर कंटेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इधर क्या है, कुछ लो शुगर कंटेंट्स है, तो इसमें ये जो शुगर होगी वो किधर मूवमेंट करेगी, नींबू पानी की तरफ। तो यानी कि इसी तरीके से ड्रग जिधर ज़्यादा होगी, जिधर ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो किधर मूव करेगी, नींबू पानी की तरफ या उस ब्लड सर्कुलेशन की तरफ। तो कंसंट्रेशन उसकी, तो इसलिए जिसकी हाई कंसंट्रेशन ड्रग जो होती है वो डाइल्यूट कंसंट्रेशन की ड्रग की तुलना में क्या करती है, मूव करती है। थर्ड वन हमारा है ब्लड सप्लाई ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स, यानी कि किसी साइट पे आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया, वहाँ की ब्लड सप्लाई कैसी है, यानी कि जहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, इजीली ड्रग किसमें चली जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो यानी कि ये डिपेंड करता है ब्लड सप्लाई ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट। आपने कोई ड्रग डायरेक्ट ब्लड के अंदर दे दी तो वो क्या होगी, 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। और कोई ड्रग आपने IM दिया है, तो IM में अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम है, तो अगर ब्लड सप्लाई कम है तो वो ड्रग क्या होगी, कम से कम किसके अंदर जाएगी, सर्कुलेशन के अंदर। फोर्थ वन हमारा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने किस रूट से दिया है। अगर ओरली दिया है तो उसकी जो सर्कुलेशन के अंदर कम जाएगी, IV दिया है तो वो फास्ट चली जाएगी। तो ये हमारे कहते हैं फैक्टर्स थे, एक्वस सोल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, ब्लड सप्लाई ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइट, और फोर्थ वन हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के अंदर आता है कि बायो अवेबिलिटी, यानी एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है बायो अवेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, बायो अवेबिलिटी का मतलब है कि आपने कोई ड्रग दी, किसी पेशेंट को ड्रग दी है, अब वो ड्रग कितनी हमें ब्लड के अंदर मिल रही है। इसका एक एग्जांपल है कि किसी पेशेंट को आपने 100 mg पैरासीटामोल दिया। अब इस पैरासीटामोल को आपने क्या किया है, ब्लड के अंदर मेजर किया है। आपने पेशेंट को मेडिसिन दी, उसके बाद आपने उसका ब्लड सैंपल लिया। उसका ब्लड सैंपल जो आपने लिया है, अब उसके अंदर आपको कितनी मिली है, इसके अंदर 50 mg आपको पैरासीटामोल मिली है, उसके अंदर 50 mg मिली है। तो मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 50 mg। बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, 50%, यानी कि वो ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हुई है, 50%, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो गई 50%। अब आता है बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है, कि फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि हमने जो ड्रग दी है वो बिना चेंज हुए हमें ब्लड सर्कुलेशन में कितना मिल रही है, वही इसकी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी। यही हम बता रहे थे कि जितना ज़्यादा ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचेगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही होगी। तो ये थे हमारे क्या की बायो अवेलेबिलिटी, और ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन। सेकंड वन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकंड वन हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि जो हमारी ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच चुकी है, यानी कि हमने ड्रग को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब के बाद में वो कहाँ पे आ गई, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गई। अब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर से ऑर्गन्स तक कितनी पहुंच रही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी टारगेट साइट तक पहुंचना इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच टू द बॉडी टिश्यू, और यही डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारी जो ड्रग है, कि ड्रग का कितना अमाउंट हमारा बॉडी टिश्यू तक पहुंच रहा है, और कब, आफ्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन इन ब्लड स्ट्रीम, कि जैसे ही ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद ड्रग कितनी बॉडी टिश्यू तक जा रही है। यानी कि मान लो मैंने 100 mg पैरासीटामोल ली, अब वो 100 mg मेरे लीवर के पास कितनी आ रही है, 30 mg, 30 मिलीग्राम जो आ रही है वो उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि 100 mg में से कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारे लीवर को, 30 mg। और ये सेम 30 mg क्या होगा, पूरी बॉडी के होल ऑर्गन्स को वो सेम 30 mg मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच टू द टिश्यू, कि जो ड्रग का अमाउंट टिश्यू तक पहुंच रहा है वही क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कब होता है, जब ड्रग हमारी किस में आ जाती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद में टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द एडमिनिस्टर्ड ड्रग इन होल बॉडी एट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना प्लाज्मा है वो सारा प्लाज्मा क्या करता है, जितनी ड्रग हमारे पास अवेलेबल है उसको सेम कंसंट्रेशन पे, जितनी प्लाज्मा के अंदर ड्रग है उस सेम कंसंट्रेशन पे सारे ऑर्गन्स को डिलीवर कर देता है, अकोमोडेट टू द होल बॉडी। ये क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर इस ड्रग को सप्लाई देगा। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, हमारे को टोटल प्लाज्मा, यानी कि टोटल प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर जितना है, कि उस प्लाज्मा लेवल के अंदर उस ड्रग का कितना लेवल है जो कि पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा, वो डिपेंड करता है हमारे प्लाज्मा के लेवल कंसंट्रेशन के ऊपर, कि जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ड्रग क्या करेगी, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो यह है डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि हमारे बॉडी टिश्यू को कितना ड्रग मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, वो डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा कि इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन,
मान लो हमने 100 mg पैरासीटामोल दी, 100 mg पैरासीटामोल जो दी है वो शुरू के 10 मिनट के अंदर वो 10 mg हमारे को ब्लड के अंदर मिली, तो क्या होगा, सारे ऑर्गन्स को 10 mg मिलेगी। उसके बाद में हमने क्या किया, उस ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ के कितना हो गया, 30 mg। तो अब बॉडी का कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब जो टिश्यूज को ड्रग मिलेगी उसका कंसंट्रेशन होगा 30 mg। और धीरे धीरे जब ये बढ़ता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे प्लाज्मा का कंसंट्रेशन ड्रग का बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसको बढ़ेगा, ऑर्गन को, ऑन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गन। कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। यानी कि इंक्रीज को बढ़ाना है तो हमें किसको इंक्रीज करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए हमें कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होगा। अब जो फैक्टर, वो फैक्टर जो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है या इंक्रीज होता है, जिनकी वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प मिलती है। सबसे फर्स्ट वन हमारा है लिपिड सोल्युबिलिटी। लिपिड सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ड्रग जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी वो ड्रग, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमारी ब्लड की जो हमारी जो सेल्स होती हैं, ये हमारी एक सेल है, तो सेल की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, फोस्फोरस और लिपिड होता है। अभी जो लिपिड होगा तो वो क्या करेगा, लिपिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। केमिस्ट्री में एक रूल चलता है कि समान समान को घोलता है, यानी कि जो इसके समान होगा उसको वो क्या कर लेगा, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें क्या है कि लिपिड सोल्यूबिलिटी इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि लिपिड सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितनी ज़्यादा कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। और जिस ड्रग के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होंगे तो उसकी भी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। यानी कि फैट कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा फैट कंटेंट होंगे उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे उसका, मान लो कि हमने अगर सोल्यूबिलिटी इसकी डिक्रीज कर दी तो क्या होगा, धीरे धीरे ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इसलिए उसकी सोल्यूबिलिटी पे, लिपिड की सोल्यूबिलिटी पे और फैट कंटेंट ड्रग के अंदर कितना है उस पर डिपेंड करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन आता है स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग, यानी कि अगर कोई ड्रग किसी ऑर्गन को तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उसके लिए उसकी बाइंडिंग साइट नहीं होगी। इसीलिए कोई भी ड्रग जो बनाई जाती है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए होती है। आपको पता होगा कि जब हम कोई ड्रग देते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके वर्क करती है, मिलती सबको है लेकिन वर्क कहीं स्पेसिफिक करती है। क्यों, क्योंकि उसके जो साइट होते हैं, उसके जो बाइंडिंग साइट होती है वो स्पेशल जगह होती है। अगर हम मान लो पैरासीटामोल लें तो पैरासीटामोल ऐसा तो है नहीं है कि इतना बुखार कम करने की जगह हमारी वोमिटिंग को बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके पैरासीटामोल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, मान लो कि हमारी कोई सेल है, इसके ऊपर पैरासीटामोल के रिसेप्टर है। अब पैरासीटामोल बॉडी के अंदर कितनी ही घूम ले, जब तक इस सेल के ऊपर इसके रिसेप्टर से आगे ये बंधेगी नहीं तब तक ये एक्शन नहीं करेगी। अगर कोई ड्रग हमने ली और मान लो कि सपोज दैट कि हमने एक ड्रग ली जिसका हमारी बॉडी के अंदर क्या है, रिसेप्टर नहीं है, तो वो ड्रग क्या होगी, जल्दी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ड्रग बॉडी के अंदर कहीं बाइंड नहीं होगी, और जो चीज़ बाइंड नहीं होगी तो वो जो बॉडी से इजीली निकल जाएगी। इसलिए क्या होता है कि स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग अगर कोई किसी ड्रग की है तो वो ड्रग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इसीलिए कि वो ड्रग ज़्यादा कॉम्पिटेबल होती हैं जिन ड्रग के बाइंडिंग रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग पे। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, कुल मिला के कहना यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारी कितनी अमाउंट, मतलब ड्रग का कितना अमाउंट हमारे बॉडी टिश्यू को मिल रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और ये मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, ताकि ड्रग का एक्सक्रीशन बहुत इजीली हो जाए। यानी कि बायो एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमें ड्रग का एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में चेंज कर देना, या उसकी सोल्यूबिलिटी को लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना कहलाता है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन टू बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ड्रग के केमिकल कंपाउंड में चेंज कर देना, कि डी कैसी थी और निकल कैसी रही है, वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये होता है जब एक एग्जांपल ड्रग का कि प्रोपेनोलोल है उसको हमने बॉडी में दिया और उसका जो मेटाबोलाइट्स है वो होगा 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोलोल, तो वो उसका क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। जो क्या होता है, प्रोपेनोलोल लिपिड सोल्यूबल होती है जबकि वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो उसके मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि एक ड्रग को उसके किसी एक्टिव इनएक्टिव पार्टिसिप मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट करना इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन।
तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि ड्रग की एक केमिकल अवस्था से उसको दूसरी केमिकल अवस्था में कन्वर्ट करना इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट नीड टू, और इसकी जरूरत क्यों है, इट नीड टू चेंज लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड इनटू वाटर सोल्यूबल। अब इसको लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? हमने अभी बात की थी कि हमारी सेल होती है, तो सेल की जो लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, हमारे लिपिड की। और अगर कोई ड्रग लिपिड की बनी हुई है वो तो हमारी जो पीसीटी, डीसीटी और लूकोपैनिलेज होता है किडनी के, वो भी क्या किसके बने होंगे, फॉस्फोलिपिड के। तो जैसे ही ड्रग किडनी के अंदर जाएगी ये ड्रग को वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे ड्रग को वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी, तो ये ड्रग कैसी हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। और जब टॉक्सिक होगी तो बॉडी के अंदर इसके डिसएडवांटेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, ये ड्रग कभी बॉडी से बाहर जा ही नहीं पाएगी, इसीलिए हमें इस ड्रग को बॉडी से बाहर करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लिपिड सोल्यूबल से इसको हमें वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये वाटर सोल्यूबल में हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल ड्रग हो जाएगी, तो इसको वॉल ऑफ पीसीटी, डीसीटी, एलओएच या लूकोपैनिलेज की एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और ये ड्रग क्या होगी, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी। अब जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है या हमारा मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इसके अंदर दो फेजेस होती हैं। तो फेज फर्स्ट के अंदर तो क्या होगा, 3 स्टेप होती है। पहला, ड्रग इनएक्टिवेशन। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो हमारी एक्टिव फॉर्म में होती है, यानी हम बात करें कि जैसे हमारी आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये ड्रग क्या होती है, हमारी एक्टिव फॉर्म में होती है। तो इन ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि ड्रग का इनएक्टिवेशन करते हैं। फेज फर्स्ट के अंदर हमारा होता है ड्रग इनएक्टिवेशन, और फिर सेकंड आता है इंक्रीज इन वाटर सोल्यूबिलिटी, कि कुछ जो ड्रग हमने दी है हमें उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद वो ड्रग क्या होगी, हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। थर्ड वन, हमारी ड्रग एक्टिवेशन। कुछ ड्रग बॉडी के अंदर ऐसी होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, और उनको हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इनको हम बोलते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होती है कि जो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और उनके मेटाबोलाइट्स किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर, यानी कि ड्रग का क्या किया जाता है, एक्टिवेशन किया जाता है, ताकि जिसकी वजह से वो क्या हो, उनका जो लिमिटेशन है किसका, एक्सक्रीशन का, वो डिसाइड किया जा सके। इसलिए हम इस ड्रग को क्या करते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोड्रग। तो ये थी हमारी फेज फर्स्ट के अंदर कि ड्रग इनएक्टिवेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, उसकी वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। तीसरा, उसका ड्रग का एक्टिवेशन किया जाता है, यानी कि जो इनएक्टिव ड्रग्स हैं, जो प्रोड्रग्स हैं, उनको क्या किया जाता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे फेज फर्स्ट। सेकंड फेज के अंदर क्या किया जाता है, उस ड्रग की जो वाटर सोल्यूबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं किया जाता, केवल उसके अंदर क्या किया जाएगा, उसका वाटर सोल्यूबल इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद वाटर क्या होगी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड फेज मेटाबॉलिज्म। फाइनल में हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। ड्रग का एक्सक्रीशन कहाँ से हो सकता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि एक ड्रग जो हमने एब्जॉर्ब की थी उसका एक्सक्रीशन किस रूट के थ्रू हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो एक्सक्रीशन जो होता है कि पासेस आउट ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग, यानी कि जो ड्रग हमने ली थी उसका सिस्टमेटिक, यानी एक सिस्टम से या एक चैनल के थ्रू उसका एक्सक्रीशन किस माध्यम से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे हो सकता है, यूरिन से, और ये कैसा होता है, मोस्ट कॉमन यूरिन से जो एक्सक्रीशन होता है, मोस्टली ड्रग किसके थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, यूरिन के थ्रू। उसके बाद वो क्या होंगे, फीसिस या स्टूल के थ्रू, यानी कि हमारे जो स्टूल होता है, स्टूल के साथ भी बहुत सारी ड्रग्स क्या होती हैं, पास आउट होती है। उसके अलावा एक्सहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर यानी कि जो हम श्वास छोड़ते हैं या एक्सहेलेशन के टाइम में बहुत सारी ड्रग्स या कुछ एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसका एक सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होती है, हमारी एक्सहेलेशन के साथ बाहर निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी हमें ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, हमें स्पायरोमीटर के अंदर एक फूंक मारने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कैच करते हैं। उसके अंदर क्या होती है, हमारी एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल किसके थ्रू एक्सक्रीट होती है, लंग्स के थ्रू। तीसरा होता है सलाइवा एंड स्वीट, यानी कि या तो सलाइवा के थ्रू या स्वेट यानी पसीने के थ्रू, या तो सलाइवा में एक्सक्रीट हो जाएगी कुछ ड्रग्स, या किसके थ्रू, स्वेटिंग या पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगी। एक ड्रग होती है सेफ्ट्रियाक्सोन, जो किसके थ्रू एक्सक्रीट होती है, सलाइवा के थ्रू। इसलिए मुंह कैसा हो जाता है, जब भी हम सेफ्ट्रियाक्सोन देते हैं तब वो मुंह का स्वाद या टेस्ट जो होता है वो बिटर टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग होती है जो क्या करती है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इजेक्ट होती है या एक्सक्रीट होती है। इसलिए जब भी जो ड्रग ब्रेस्ट मिल्क से एक्सक्रीट होती है उस टाइम में उस बेबी को फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मना किया जाता है। तो एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन वो क्या होता है, तीन ऑर्गन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं।
किडनी, लीवर और लंग्स। किडनी से जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। जो किडनी एक्सक्रीट करती है वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है और ट्यूबुलर सिक्रीशन से, ट्यूबुलर सिक्रीशन से होता है। फिल्ट्रेशन से जो एक्सक्रीशन होता है ड्रग का वो ओनली 20% होता है, जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन से जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है वो होता है हमारा 80%। यानी कि हम कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन ड्रग का एक्सक्रीशन किससे होता है, तो फर्स्ट वन हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन से। यानी कि ड्रग के अंदर क्या होता है कि हमारा वैसा रेक्टा के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाके हम ड्रग को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो ट्यूबुलर सिक्रीशन तो हम ऑप्शन में टिक करते हैं किडनी को। तो मैक्सिमम जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारा किससे होता है, किडनी से होता है। तो ये था हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।